एंड थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जो भी हमें ज़ूम पे और फेसबुक पे देख रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं जो मीडियम है ये हम उर्दू में रखें, बिकॉज आई नो इंग्लिश के अंदर हम उस तरह से बात शायद नहीं समझ पाते कई दफा स्पीकर की, और मैं चाहता हूँ इस सेशन में हम जितना मैक्सिमम गेन कर सकें आप लोग उतना गेन करें। जैसा कि ओके मैं एक्चुअली मेरा कैमरा जो है ऑफ हो जाता है दरमियान में, सो आई डोंट नो कब तक चलेगा। वैसे भी हमने स्क्रीन शेयर करनी है। तो बेसिकली हमारा ये जो सेशन है ये है बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग पे, और कल मैम अगमा आपको आके बताएंगी अबाउट डेटा सर्चिंग टेक्निक्स। तो मुझे अभी आइडिया एक दें थोड़ा सा, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं खासतौर पर जूम के ऊपर है, कि उनको उनके हिसाब से उनको अबाउट रिसर्च राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, थीसिस राइटिंग कितने % नॉलेज है। जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, ताकि मुझे एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को इतना आइडिया है अभी, मतलब इतना आप लोग जानते हैं साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से। अगर एक थोड़ी सी % आप सब बता दें जल्दी से, और आपने सेशन में साथ साथ इंटरेक्टिव भी रहना है, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि किस लेवल पे आप लोग हैं इस वक्त साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर इतने लोग भी जूम पे या फेसबुक पे भी इवन देख रहे हैं, मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूँ ऑन फेसबुक भी और यहाँ पर भी, तो काइंडली मुझे जल्दी से एक % बता दें। तब तक मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक राइटिंग को डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो बेसिकली जो साइंटिफिक राइटिंग होती है वो आपकी एकेडमिक राइटिंग से, इसको हम एकेडमिक राइटिंग एक टाइप कहते हैं, लेकिन वो जो हमारी ऐसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, उससे काफी डिफरेंट होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने सीएसएस के बारे में सुना होगा कि हमने हाई वोकैबुलरी यूज करनी है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपने सेंटेंसेस यूज करने हैं, जितना मुश्किल हो सके उतना आप अपने ऐसे को बनाते हो, जितना अच्छी तरह आप अपने रीडर को वो बात बताओ, लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंटिफिक राइटिंग की, तो ये टोटली ऑपोजिट सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पर आपको इजी रखना होता है अपना पूरा काम, ठीक है, जितनी आसानी से, जैसे एक बच्चे को आप स्टोरी सुना रहे होते हैं, एक छोटे बच्चे को, उसको आप ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बताते हैं, ना आप उसको हाई वर्ड्स की वोकैबुलरी बताते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वर्ड आपने ढूंढ के लेके आना, नहीं। एक छोटे बच्चे को जिस तरह से सिंप्लीफाई करके कोई चीज बयान करते हो साइंटिफिक राइटिंग में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उस ऐसी राइटिंग या उन चीजों से, वो यही है कि आपने सिंपल से सिंपल करके चीज को बयान करना है, ठीक है। नंबर 1 डिफरेंस तो ये हो गया। ओके, नंबर 2 ये है साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है, या हमें क्यों करनी है, हमें क्यों सीखनी है। हमें वो एक मैं मुहावरा बोलता हूँ, ठीक है, विद नो ऑफेंस, कि हमें किस पागल कुत्ते ने काटा कि भाई हम साइंटिफिक राइटिंग सीखने चले जाएं, हम क्या फायदा होगा हमें इसका। हर बंदा आजकल अपना फायदा सोचता है, तो क्या फायदा है। साइंटिफिक राइटिंग इज ऑल अबाउट थीसिस राइटिंग, रिसर्च आर्टिकल राइटिंग, रिव्यू आर्टिकल राइटिंग, आप साइनॉप्सिस लिखते हैं या रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, इसकी राइटिंग, ये मेनली उसकी टाइप्स है। और ये क्या होती है मैं आपको सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है साइनॉप्सिस, यह हमारा पहला स्टेप होता है साइंटिफिक राइटिंग का। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप चाहे बीएस के स्टूडेंट हैं, एमएस के स्टूडेंट हैं या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, एमबीबीएस या कोई भी, तो जब भी आप अपना थीसिस, जब आप रिसर्च के अंदर जाते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें बताओ कि आप रिसर्च कैसे करोगे, हाउ यू विल डू दैट रिसर्च, कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, क्या आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपके ख्याल से आप किसी भी रिसर्च करना चाह रहे हो, कोई रीजन होगी कि आप इस पे रिसर्च करना चाह रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपकी यूनिवर्सिटी को चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा सिंपल सा टॉपिक उठा ले और कहे हमें इस पे रिसर्च करनी है, ठीक है। तो कोई रीजन बताओ कि आप क्यों रिसर्च करना चाह रहे हो, वो रीजन को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास लेकर आओ। उस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया हो कि आपका नंबर 1 टॉपिक क्या होगा, उस टॉपिक का एक बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, मतलब उस पे अब तक क्या काम हो चुका है, जिसको आप इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग के अंदर लिखते हैं। ये मैं आगे जाके आपको चीजें सारी क्लियर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला स्टेप है साइनॉप्सिस, पहला जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म है। तो आप क्या, आपके टॉपिक का टाइटल क्या है, उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, यानी उसका इंट्रोडक्शन दो। जैसे आपका तो एक इंट्रोडक्शन होता है कि मेरा नाम जुनेद है, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, मेरी इतनी जीपी आई थी, जो भी। तो इस तरह आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस एक टॉपिक है। जैसे आप अगर गट माइक्रोबायोटा पे काम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर जो हमारे गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोब्स रिसाइड कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो गट माइक्रोबायोटा में, कि उनका ब्रेन के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, ये बड़ा आज का रेलेवेंट टॉपिक हुआ है। या उसका आपकी इम्यूनिटी के साथ क्या ताल्लुक है, उसका आपके मेटाबॉलिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर अगर आप स्टडी करें तो उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैं आज आप लोगों की एग्जांपल्स रिपोर्ट करता रहूंगा, तो आप उसकी एग्जांपल दोगे कि अच्छा गट माइक्रोबायोटा के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, बेनिफिशियल कौन से हैं, हार्मफुल कौन से हैं, उनका ब्रेन के साथ हार्मोनल लिंकेज क्या है, कि कैसे वो हार्मोन्स को आपस में जो है ना वो किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर आप ये देखोगे कि अच्छा उनका मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या रोल आ रहा है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन में कैसे हेल्प करते हैं, वो कार्ब्स की ब्रेक डाउन में कैसे हेल्प करते हैं, और उनसे जो मेटाबोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं फर्दर, उनका क्या रोल है बॉडी के अंदर। तो ये जो सारी चीजें आपने बतानी है कि मेरा इस टॉपिक पे रिसर्च ये करनी है और उससे पहले इस टॉपिक पे ये काम जो है वो हुआ है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। साइनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ। फिर आप बताओगे अभी आपने काम लैब में नहीं किया, अभी आपसे यूनिवर्सिटी कह रही है आप क्या काम करोगे, अभी आप फर्ज कर रहे हो, सिर्फ अज्यूम करके बता रहे हो यूनिवर्सिटी को। तो आपने फिर क्या किया, आपने देखा कि मेरी लैब में यही अपरेटस पड़ा है और हमारे सीनियर्स ने, हमारे सुपरवाइजर ने पहले इस तरह से इस पे काम किया हुआ है। तो अब मेरा डिफरेंस क्या है कि मैंने शायद एक दो चीजें मेरी डिफरेंट हो जाएंगी, आपका कोई जीन डिफरेंट हो जाता है, आपका माइक्रोब डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपकी मेथोडोलॉजी वही रहती है। तो आपने फिर अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मेथोडोलॉजी लिखनी है, ठीक है, कि मेरा ये मेथड है कि मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स को मैं पिक करूंगा, फिर उनकी आइसोलेशन करूंगा, फिर कैरेक्टराइजेशन करूंगा, जो भी आप उन पे काम कर रहे हो। अगर नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहे हो तो पहले नैनो पार्टिकल्स को बनाएंगे, किस मेथड से बनाएंगे, किस तरह से उसको सिंथेसाइज करेंगे, और फिर उसका फर्दर आगे कैरेक्टराइजेशन करेंगे, या क्या उसका प्लांट पे ग्रो करवाने के लिए स्ट्रेस देके चेक करेंगे, तो उसका बेसिकली क्या वो होगा, प्रोसीजर क्या होगा। तो ये आपकी मेथोडोलॉजी आ जाती है। उससे पहले बल्कि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के बाद आपके एक आ जाता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिखते हैं कि पॉसिबल ये है कि मेरा ख्याल है कि मेरी स्टडी के एंड पे कि जो गट माइक्रोबायोटा है वो बड़ा जरूरी है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर नहीं होगा तो वो फला डिजीज कॉज करेगा, तो मैं इसको टेस्ट करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। तो ये आपके एक सिंपल सी आपके जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और आपने एंड पे कंक्लूजन ही दिएगा। मेरा ख्याल है कि एंड पे जो है वो ये हो जाएगा, मतलब इफेक्ट निकल आएगा। लाइक मैंने जो असम्पशन की है कि हाँ इफेक्ट होता है, और इससे डायबिटीज पे इफेक्ट हो सकता है, ओबेसिटी पे इफेक्ट हो सकता है, किसी भी डिजीज पे, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज पे इफेक्ट हो सकता है। तो आपने एंड पे ये असम्पशन जो है वो आप अपने कंक्लूजन में लिखोगे कि मेरा ख्याल है कि हाँ ये हो जाएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार की, इस डॉक्यूमेंट में आपने एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखा है, प्रपोज मेथोडोलॉजी लिखी है, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस भी लिखी है, ठीक है, कि कितना क्या क्यों इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, आप क्यों इस पर रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक ओवरऑल इसका बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है साइनॉप्सिस। अब इस डॉक्यूमेंट का आप क्या करते हो, इस डॉक्यूमेंट को जाके आप जमा करवाते हो अपनी सुपरवाइजर को या अपनी यूनिवर्सिटी को। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपने सुपरवाइजर को जमा करवाते हैं ये डॉक्यूमेंट, तो वो उसको चेक करेंगे, उनकी कमेटी बैठेगी, वो उसको चेक करने के बाद उसको अप्रूव कर देगी कि हाँ आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए, या वो उसको रिजेक्ट कर देगी। इन केस वो टॉपिक अप्रूव हो गया, अभी आपने वो रिसर्च खुद नहीं की, अभी आपने सिर्फ एक अजम्पशन लगाई। अब इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ, मैं कुछ जैसे देसी एग्जांपल देता रहता हूँ। मिसाल ऐसे देता हूँ कि लेट्स सपोज आप घर में बिरयानी बना रहे हैं, और आप पहली दफा बिरयानी, या लड़कियों की मेजोरिटी है तो आप पहली दफा बिरयानी बनाने लगी, ठीक है, और आपने पहले कभी घर में बिरयानी नहीं बनाई, तो अम्मी कहेंगी तुमने ना सारे चावल और सारा गोश्त खराब कर देना, पहले मुझे आकर बताओ कि तुम बिरयानी कैसे बनाओगे, पहले मुझे बताओ यहाँ बैठ कर कितना पानी डालोगे, कितना चिकन डाल रही हो, कितना राइस डाल रही हो, कितनी देर तक तुम ना वो जो है उसको आप फ्राई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, जो भी आपने करना है कितने कितने टाइम तक कर रहे हो, और मुझे लिख कर भी दे दो। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी आपसे पहले डिमांड करती है कि हमें पहले बताओ कि क्या करने जा रहे हो, क्या कुछ गलत ना कर बैठो, तो वो आपका साइनॉप्सिस कहलाता है। अगर इसी तरह की डॉक्यूमेंट आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, बाहर के मुल्क में, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इसी तरह की एक डॉक्यूमेंट बनाकर अगर आप उनको सेंड करते हो, उनके किसी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स पे, तो यही जो साइनॉप्सिस है ये आपका रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ साइनॉप्सिस एंड अ रिसर्च प्रपोजल। ये बात याद रखें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न का फर्क हो सकता है कहीं एक दो हेडिंग्स में, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड साइनॉप्सिस। अगर आप वो डॉक्यूमेंट किसी फॉरेन प्रोफेसर को, यूनिवर्सिटी आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसाइड योर कंट्री सेंड करें कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए इसलिए, और मेरा ये रिसर्च प्लान है या ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है, तो ये साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट ये एक ही चीज होती है। जो मेजर डिफरेंस होता है वो सिर्फ यही होता है कि दोनों के अंदर सिर्फ नाम का डिफरेंस है। इस वजह से एक डॉक्यूमेंट जब वो यूनिवर्सिटी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में जमा होता है कि आपने यहाँ रिसर्च करनी है, तो वो साइनॉप्सिस कहलाता है। जब वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। जल्दी से यस और नो करते हैं, यहाँ तक आपको ये चीज समझ आई है, ऊपर से उतर गई, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। हम हल्का हल्का स्टेप वाइज, क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर है ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। चलिए दैट्स गुड। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दी,
यूनिवर्सिटी ने इसको अप्रूव कर दिया। हम अपनी लैब के अंदर गए, सुपरवाइजर से या सीनियर से पूछा कि कैसे काम करना है, क्या करना है। 6 माह लगा के आपने काम किया, आपका जो भी लैब के अंदर काम था आपने वो सारा काम किया। सारा काम करने के बाद अब आपको यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें अब एक फाइनल डॉक्यूमेंट, आपने जब बिरयानी बना ली तो अम्मी ने कहा अब बेटा बिरयानी बना ली है ना, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अब मुझे बताओ तुमने असल में क्या क्या किया है किचन में जाकर। पहले तो ये बताया था ना कि क्या करोगे, अब बताओ तुमने अब असल में किचन में गई हो तो क्या किया है। हो सकता है नमक डालते हुए थोड़ा सा ज्यादा डाल गया हो सकता है कि चिकन जो है आपने उस तरह से ना जो है ना जितना भूनना चाहिए उतना ना भूनना, हो सकता है चावल जो है उस तरह से ना गले हो। तो अम्मी ने कहा आप बताओ तुमने कहा तो मुझे ये था, तुमने जो अब किया है वो बताओ क्या। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी कहती है कि वो तो आपने पहले अपना एक प्लान दिया था कि आप ऐसा करोगे, अब मुझे बताओ जब आप रिसर्च कर चुके हो उसको दोबारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखो और वो डिटेल डॉक्यूमेंट हो। साइनॉप्सिस इज अबाउट 8 to 10 पेजेस मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 15 पेजेस तक पीएचडी का जा सकता है। लेकिन जब आप लिख रहे हो अपने थीसिस लिख रहे हो बीएस का एमएस का, तो वो कम से कम 50 पेजेस अबव होता है। बीएस के लिए 30 पेजेस अबव, एमएस के लिए 50 पेजेस अबव एंड सो ऑन, जाने को तो 150 पेजेस तक भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका थीसिस। अब आपने थीसिस किस डॉक्यूमेंट को कहा, एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो आप रिसर्च करने के बाद लिखोगे। अगेन हम क्यों लिखनी है, इस वजह से लिखनी है कि वो थीसिस जब तक आप यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं करवाते और आप एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में है जैसा कि आप है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, तो अगर आप वो थीसिस यूनिवर्सिटी को जमा नहीं करवाएंगे तो आपको डिग्री आपकी नहीं मिलेगी। तो आपकी डिग्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप उनको अपना थीसिस जमा करवाएंगे। अब थीसिस के अंदर क्या होता है, जो काम आपने किया है वही थीसिस के अंदर मौजूद होता है। मैं आपको उसकी हेडिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपका टाइटल यानी आपका टॉपिक है क्या। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं हम एक समरी को, ठीक है, लुबे लुबाब आप कह लें, आप उसको मरकजी ख्याल कह लें, एक समराइज डाटा कह लें। वो ये होता है अबाउट के आपने जो भी काम किया है उसको सम अप करके एक पेज के अंदर बता दे। थीसिस का आमतौर पे 1 से 1.5 पेज का, 1.5 पेज का आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जो भी आपका ओवरऑल काम है कि आपका टॉपिक क्या था, आपके टॉपिक में आपने कौन कौन सा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपने काम कौन सा यूज किया, आपके मेन रिजल्ट्स क्या आए, आपका मेन कंक्लूजन क्या आया, वो सारा एक पेज के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यही गट माइक्रोबायोटा वाली एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका टॉपिक क्या था कि गट माइक्रोबायोटा जो है वो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है और उस पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम वो चेक करना चाह रहे हैं कि वो इफेक्ट कितना कर रहा है, किस किस डिजीज पे कर रहा है, सारा कुछ। फिर आप मेथोडोलॉजी लिखोगे कि हमने क्या किया, हमने ह्यूमन के गट माइक्रोबायोटा की कैरेक्टराइजेशन कराई, हमने 100 से 500 सैंपल्स लिए, 500 ह्यूमंस लिए, किसी तरह से उनके गट के सैंपल्स निकाले हमने, ठीक है, उनके स्टूल टेस्ट करवा ले, कोई भी स्टोमक टेस्ट करवाए, कुछ भी, ठीक है। उससे हमने क्या किया, माइक्रोब्स की कैरेक्टराइजेशन करवाई, कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारा कुछ करवाया। ये आपकी पूरी मेथोडोलॉजी जो भी आप काम करते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, आई एम अ बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, लेकिन जो भी आपने मेथोडोलॉजी यूज की, तो खैर आपने वो मेथोडोलॉजी सारी यूज कर ली। वो करने के बाद फिर आपके रिजल्ट्स क्या है कि कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, कौन कौन से किसमें एब्सेंट थे, जो प्रेजेंट थे क्या वो उस मिकदार में प्रेजेंट थे जो एक नॉर्मल रेंज पाई जाती है डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर, एक एवरेज रेंज है, या नहीं वो उससे कम थे, या नहीं वो उससे ज्यादा थे। तो आपने ये चीज जो है ये कंफर्म कर ली। जब आपके ये रिजल्ट्स आ गए तो फिर आपने एक कंक्लूजन भी दिया था, ठीक है, कि हमारा ये जो टॉपिक है ये साबित करता है कि हाँ गट माइक्रोबायोटा डिफरेंट डिजीज पे इफेक्ट करता है। लाइक जिनके अंदर कोई बेनिफिशियल माइक्रोब कम था तो उससे क्या हुआ कि हमारी डायबिटीज नहीं हो रही थी, या उस बंदे को डायबिटीज ज्यादा हो रही थी, सॉरी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं आजकल आपने सुना होगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। डायबिटीज टाइप 2 जो है, मेरे अपने जो फादर हैं उनकी पूरी फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं थी, लेकिन मेरे फादर जो है उनको डायबिटीज टाइप 2 हो गई। क्यों? मे बी सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें शायद गट माइक्रोबायोटा का भी रोल होता। तो ये आपकी असम्पशंस होती है। एक बात हमेशा याद रखें जब भी हम बात करते हैं ना साइंस की, बल्कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मैं हमेशा देता हूँ, मैं देनी भूल गया हूँ कि कुरान पाक ने हमें पहला लफ्ज क्या कहा था, इकरा, पढ़, ठीक है। और हमें सबसे आपको ये भी मजे की एक बात बता दूं कि कुरान पाक के अंदर नमाज से ज्यादा दफा ये कहा गया है कि गौर फिक्र कर, सोच, थिंक अबाउट इट, ठीक है, टू पॉन्डर अपॉन, कि किसी चीज के बारे में सोचो, देखो ये क्यों बनी है, ये बनी है तो क्यों बनी है, अगर बन गई तो काम कैसे कर रही है, ठीक है। इवन आपकी जो पैदाइश है वो कैसे हुई है, दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है। कुरान पाक में बार बार इस चीज की तलकीन की गई है कि इस चीज को गौर से देखो, समझो, पढ़ो। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट दिस,
हम रिसर्च करते क्यों है? हम रिसर्च एक बड़ा एक हमारा एक गलत फिनोमिना बन चुका है कि हमने डिग्री लेने के लिए रिसर्च करनी, हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो रिसर्च की फील्ड में चले जाते हैं, चाहे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा चलो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में चले जाते हैं। जो भी आपके रीजन थे, जिस रीजन की वजह से आप इस फील्ड में आए, एक बात याद रखें, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो हम कहते हैं ना आजकल लोग जॉबलेस हो गए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, सबसे बड़ी उसकी रीजन ये है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। जब तक हमारे पास हमारी अपनी फील्ड की स्किल्स नहीं होंगी तो ये डिग्री है ना, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। आपको इस डिग्री का कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपको अपनी अपनी जो भी फील्ड है, आपने लिख तो दिया आप पीएचडी कर चुके हैं इस फील्ड में, आप एमफिल कर चुके हैं, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता उस फील्ड के अंदर हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली उसके अंदर क्या हो रहा है, दुनिया उस पर क्या काम कर रही है और आप उस पर क्या काम कर रहे हो, यू आर नो वेयर। तो मे बी आप भी आने वाले फ्यूचर में जॉबलेस हो, अल्लाह ना करे। तो अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फील्ड की जो स्ट्रेंथ्स है उन पे चलाएं, उनकी स्किल सीखो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, छोटी सी टिप है जो बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही आपके जिम्मे बात लगाई है। कुरान हमसे डायरेक्ट एक बात कर रहा है, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि पढ़ो। वो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं कहा, वो आपके लिए भी बात है कि पढ़ो और गौर फिक्र करो इस दुनिया में। और आपने जब एक फील्ड चूज कर ली है जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी का मोस्टली है, जो आपका डिपार्टमेंट है, आप सब माइक्रोब के भी होंगे, तो आपके ऊपर अब ये फर्ज है कि आप उसके डीप डाउन स्टडी करो कि ये कैसे हो रहे हैं फिनोमिना, माइक्रोब्स का इसमें क्या रोल है। और इसी वजह से आपने रिसर्च करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि मैंने डिग्री ले लेनी है या अम्मी ने कहा शादी कर दूंगी तो रिसर्च कर लो, अब्बू ने कहा दुकान पे लगा दूंगा रिसर्च कर दो। ये जेन्युइन रीजन है जो लोग देते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। अपने सुपरवाइजर से कभी पूछना, उनके सामने ऐसे बहुत सारी मिसालें होंगी, वो खुद भी इस बात को जानते होंगे कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं कि डिग्री मिल जाएगी, जॉब से बच जाएंगे, और गर्ल्स को ये होता है कि शादी हो जाएगी, अच्छा एमफिल कर लेते हैं। ये एक रीजन होती है जो मैंने खुद सुनी हुई है। तो इसलिए हमेशा जो भी आपकी फील्ड है उसको डीपली स्टडी करो। तो खैर, आपका थीसिस आपको डिग्री दिलवाता है, ठीक है, तो वो थीसिस की मैंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन बता दी। थीसिस के बाद क्या यहाँ पर आपको रिसर्च अपनी खत्म कर देनी चाहिए? उसके बाद 2 स्टेप्स और हैं जो इंटरनेशनल लेवल के स्टेप्स हैं। एक है आपका रिसर्च आर्टिकल, एक है आपका रिव्यू आर्टिकल। तो पहले हमने चीजें क्या देखनी है, साइनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल और थीसिस। ये किस लिए होते हैं? आपके यूनिवर्सिटी के लेवल के लिए। अब हम क्या चीजें देखने जा रहे हैं, हम रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल। ये क्यों लिख रहे हैं? देखो, आपने रिसर्च कर ली अपनी यूनिवर्सिटी में, क्या उसका दुनिया को फायदा हुआ है? नहीं, अभी तक दुनिया को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या दुनिया को पता लग गया कि आपने क्या काम किया? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपको जॉब के अंदर उसका बहुत बड़ा एज होगा थीसिस का? नहीं, क्योंकि आपकी तरह हर स्टूडेंट थीसिस लिख रहा है, आपकी तरह पूरी पूरी क्लासेस भरी पड़ी हैं, लोग थीसिस लिख रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। तो अपने आप को प्रोमिनेंट कैसे बनाए, प्लस प्रोमिनेंट बनाने के अलावा अपनी रिसर्च को दुनिया तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? देखो, रिव्यू आर्टिकल इज ऑल अबाउट आपने कोई काम नहीं, आप कोई काम नहीं करते, दूसरे लोगों ने जो रिसर्च लैब में की है, आपको ये टॉपिक पकड़ते हो, जो दूसरे लोगों ने काम किया उन सब की रिसर्चेस को कंपाइल करते हो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, और उस पे फिर अपना एक रिव्यू देते हो कि मेरे हिसाब से ऑथर ए ने ये कहा, ऑथर बी ने ये कहा, सी जो है वो ऑथर ए के साथ जो सिमिलैरिटी दिखा रहा है, डी एफ जो है वो कह रहे हैं ऑथर बी का पॉइंट ठीक है, उनके आपस में कंपैरिजंस ड्रॉ किए मेथोडोलॉजी के रिजल्ट्स के, तो वो और एंड पे अपना कंक्लूजन दे दिया कि आपके हिसाब से जो है वो कौन सा ऑथर ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, अब आ जाते हैं रिसर्च आर्टिकल के ऊपर। तो व्हाट इज रिसर्च आर्टिकल? रिसर्च आर्टिकल इज ऑल अबाउट कि आपने खुद लैब में क्या रिसर्च की है। ओ, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, ओके, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो आपने खुद लैब के अंदर क्या रिसर्च की है, इट इज रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, अब आपकी लैब की रिसर्च क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आप लैब में गए, जो काम किया, जो थीसिस में आपने लिखा था, उसी काम को, उसी थीसिस की जैसे डॉक्यूमेंट लिखी थी आपने, वो जो 50-60 पेजेस की आपने डॉक्यूमेंट लिखी थी, उसको आपने 10 पेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है और वो आपका एक रिसर्च आर्टिकल बन जाएगा। तो रिसर्च आर्टिकल लिखना इज कंपैरेटिवली इजी रिव्यू आर्टिकल की निस्बत। क्यों? क्योंकि आपकी मेथोडोलॉजी आपको पता होती है, रिजल्ट्स आपके ग्राफ वगैरह के फॉर्म में आए होते हैं। जो असल मेहनत होती है वो होती है डिस्कशन लिखने के अंदर। ठीक है, मैं आपको दोनों का जरा ना पैटर्न बता देता हूँ, एक सेकंड, जब मैं इधर वर्ड जो है ना वो आपको शेयर करता हूँ। Just give me a second. जी,
रिसर्च होती है, अच्छी भी होती है। देखो ये ना सोचेंगे हमारी रिसर्च ही बड़ी नॉर्मल सी है, फलां बंदा बहुत अच्छी करे, जितनी आपकी कैपेसिटी में चीज है एटलीस्ट आप उसको तो फोकस करें, उसको तो आप 100% देना। दूसरी ये ना सोचेंगे कितनी अच्छी कितनी बुरी, अपना आप 100% देने की ट्राई करें। खैर एक है रिसर्च, मैं इसको जरा जूम भी कर लेता हूँ, मुझे इसको लार्ज कर लेता हूँ। एक है आपका रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल के अंदर अब आपकी कौन सी जो है वो है हेडिंग्स बनती हैं, बल्कि पहले मैं आपको थीसिस का बता देता हूँ, ठीक है। थीसिस के अंदर आपकी कौन सी हेडिंग बनती है? सबसे पहले आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसके साथ एक और हेडिंग भी लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया कि आपने जो भी काम किया, ठीक है, आपका टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन में 3 चीजें आती है, व्हाट इज योर टॉपिक, ठीक है, व्हाई यू आर डूइंग रिसर्च ऑन इट, और हाउ, ठीक है, कि इस पे पहले रिसर्च कैसे हो चुकी है, मतलब पहले लोगों ने जो रिसर्च की है वो क्या की है, और एंड पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बता देते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। ये इंट्रोडक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि वो काफी डिटेल में हो जाएगा, हम उसको 1-1.5 घंटे के अंदर कवर नहीं कर सकते, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता इसमें, ठीक है। ओके, देन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है? एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल के भाई ये टॉपिक स्टार्ट कब हुआ था, इस पे पहली रिसर्च कब स्टार्ट हुई थी, तब से लेके अब तक किस किस तरह से लोगों ने कितनी मेथोडोलॉजीज यूज की हैं। हो सकता है पहले की, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था, पहले लोग क्या कहते थे कि वो जो मलेरिया के लिए मेडिसिन यूज होती है, अगर आप इसमें दे दो ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इट वाज अ फॉल्स असम्पशन। सना मक्की का कावा दे देंगे जी ठीक हो जाते हैं, नहीं, इट इज अ फॉल्स असम्पशन, ठीक है। तो फिर इसके बाद में अब वैक्सीन आने लग गई, बहुत सारी वैक्सीन आई जो ट्रायल्स पे रिजेक्ट हो गई, बहुत सारी एक्सेप्ट हुई, फिर जो एक्सेप्ट हुई उनकी डिफरेंट एफिकेसी थी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहा, ये सब आप इंट्रोडक्शन में नहीं बयान कर सकते, तो इसको आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर बयान करते हो। कुछ हर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये एक ही हेडिंग के अंदर आ जाते हैं और उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप एक ही हेडिंग में 20 से 25 पेज लिख देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन के क्या होते हैं 5 पेजेस होते हैं, 5 से 6, और बाकी 15 से 20 जो आप लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग में लिखते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज कि आपका ये हेडिंग बनेगी लिटरेचर में, आप डिटेल में जाओगे, कौन कौन से वेरिएंट्स थे, कौन कौन सी वैक्सीन आई, उनकी कितनी कितनी एफिकेसी थी, फुल डिटेल के अंदर आप बात कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम डिटेल जिसमें आप देते हो तो आपका लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। आप जनरल से स्पेसिफिक बातों की तरफ आते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बताओगे ब्लड क्या होता है, फिर बताओगे ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फिर बताएंगे उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी करता है। तो अगर आपने बात करनी थी हीमोग्लोबिन की, तो आप स्टार्ट ब्लड से कर रहे हो लिटरेचर रिव्यू के अंदर। तो आप एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हो और फिर उसके अंदर डिटेल बयान करते हो, फिर कितने लोगों ने काम किया, किस किस तरह से काम किया, सिमिलर स्टडीज क्या थी, तो इस तरह आप लिटरेचर रिव्यू को अपना फिल आउट करते हो। ये हो गई आपकी 2 हेडिंग्स। तीसरी हेडिंग है, और आपने घबराना नहीं, अगर आपको नहीं भी इतना डिटेल में समझ आ रहा, ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा, आई एम ट्राइंग टू बेसिक लेवल पे समझा सकूं। जब आप इसको लिखने पे आते हो तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं अगली भी एक आपको ट्रिक बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, फिर आपकी आगे मेथोडोलॉजी, ठीक है, फिर आपके आगे रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में आप ग्राफ्स वगैरह जो भी बनाते हो, ठीक है, जो भी आपके एंड पे मशीन या ऑपरेटर्स यूज करके रिजल्ट्स आते हैं, फिर आगे एंड पे डिस्कशन, और एंड पे फिर आपका एक कंक्लूजन का पैराग्राफ, ठीक है, और एंड पे आपके रेफरेंसेस, ठीक है, ये आ गए। ओके, नाउ ये तो है आपका थीसिस जो आपने यूनिवर्सिटी को जमा करवाना है, लेकिन मैंने भी बात की रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल। अब मजे की बात ये, जब आप रिव्यू आर्टिकल की बात करते हो तो जैसे आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो वही आपका रिव्यू आर्टिकल भी होता है। आपके थीसिस के अंदर ही आपका रिव्यू आर्टिकल मौजूद है, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो आप जब भी अपना थीसिस लिखेंगे इन फ्यूचर, याद रखें आपके 2 आर्टिकल्स जो मैं आपको आर्टिकल्स की सारी कहानियां समझाता हूं अभी आगे जाके। आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स आपके इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पब्लिश हो सकते हैं। उसका क्या फायदा है, जो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। एक आर्टिकल कौन सा है? रिव्यू आर्टिकल, जो आप अपने लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन से, जिसमें आपने 15-20 पेजेस पहले लिख चुके हैं, उससे सिर्फ आपने 8 से 10 पेजेस बनाने हैं, ठीक है, वो आपका रिव्यू आर्टिकल ऑलरेडी तैयार है। अगर आप नए सीरीज लिखना चाहें तो भी ठीक है, अपने थीसिस से कन्वर्ट करना चाहें तो भी ठीक है। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये वाला एरिया, इस एरिया को आप कन्वर्ट करो तो ये आपका रिसर्च आर्टिकल बन जाता है।
तो आपका एक रिसर्च आर्टिकल, एक रिव्यू आर्टिकल आपके थीसिस से ही रेडी हो जाता है। ठीक है, अब मैं रिसर्च और रिव्यू की डिफरेंस बता चुका हूँ आपको, मैं आपकी चैट भी देखूँ साथ साथ। अच्छा, मैं आप अभी अटेंडेंस लगाने लगे होंगे। मैं आपका रिसर्च और रिव्यू भी बता चुका हूँ साथ साथ। मुझे ये बता दें कि रिसर्च और रिव्यू का डिफरेंस क्लियर हो गया है थीसिस एंड ऑप्शन, ताकि हम थोड़ी सी ट्रिकी चीजों की तरफ चले कि आर्टिकल्स वर्क कैसे करते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर्स वगैरह क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन ये क्लास तो बेसिक है साइंटिफिक राइटिंग की, तो इस वजह से मैं इस पे जरा फोकस कर रहा हूँ। खैर, नाउ अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको जरा इनका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि होता क्या। ठीक है, लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, जैसे जियो की कंपनी बहुत बड़ी है, एआरवाई का पूरा एक बहुत बड़ी कंपनी है, खबरें अखबार एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको हम कह देते हैं सी। सी का मतलब क्या, कंपनी। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक कंपनी अब एक शहर में तो नहीं डील कर रही होती, वो डिफरेंट शहरों में डील कर रही होती है, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डील कर रही होती है। जैसे जो जियो न्यूज है, ठीक है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डील कर रहा है। जियो न्यूज स्पोर्ट्स की बात भी कर रहा है, जियो न्यूज पॉलिटिक्स की बात भी कर रहा है, जियो न्यूज जो है वो आपके जो कोई किस्से चल रहे हैं, आपकी स्टोरी चल रही है, कहीं धमाका हो रहा है उसकी बात भी कर रहा है। ठीक है, क्राइम की बात भी कर रहा है, जियो हर चीज पे बात कर रहा है। तो इसी तरह से जो आपके आर्टिकल्स है ना, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल हो, वो कंपनीज के पास जाता है, कंपनीज उसको पब्लिश करती है। जैसे कुछ कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, नेचर। नेचर एक कंपनी है, एल्सेवायर एक कंपनी है, वाइले ऑनलाइन एक कंपनी है, स्प्रिंगर भी नेचर की है। ठीक है, तो ये आपने कुछ नाम सुन रखे होंगे कि यार इसके जर्नल में कराओ, इसके जर्नल में कराओ। तो मैं आपको जरा स्टोरी बताने लगा हूं कि जर्नल होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये कंपनी है, वो कोई भी बड़ी कंपनी हो सकती है, एल्सेवायर, नेचर, वाइले ऑनलाइन, और छोटी छोटी कंपनीज भी हो सकती है। इनको इन कंपनीज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पब्लिशर कहते हैं। ठीक है, कि ये कौन है, ये पब्लिशर्स है, हम इसको पी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इस कंपनी को पब्लिशर कहा जाता है, जो आपका काम पब्लिश कर रहे होते हैं। और इनकी डिफरेंट शाखें होती हैं, एक पब्लिशर की एक ब्रांच भी हो सकती है, एक पब्लिशर की डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती है। लेट्स सपोज एक पब्लिशर है, उसकी 3 ब्रांचेस है। ठीक है, ये एक ब्रांच है, ये उसकी दूसरी ब्रांच है, और ये उसकी तीसरी ब्रांच है। अब ये ब्रांच कौन सी है, ये कैंसर के आर्टिकल्स पब्लिश करती है। ये ब्रांच जो है ये माइक्रोब्स के, माइक्रोबायोलॉजी के आर्टिकल्स पब्लिश करती है। ये ब्रांच जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स पब्लिश करती है। तो ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जर्नल्स। अच्छा, अब इनके फिजिकल ऑफिसेस भी मौजूद होते हैं, और कई दफा ये सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट्स के तौर पर वर्क कर रही होती है। दोनों ऑप्शन होते हैं, इनके फिजिकल ऑफिसेस भी हो सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट भी हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं जर्नल्स, या तो इनका ऑफिस बना हुआ है या ये इनकी ऑनलाइन वेबसाइट। होता क्या है, आप कहीं यहाँ बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये आप है और ये पाकिस्तान के अंदर आप बैठे हैं। आपने क्या किया, आपने एक आर्टिकल लिखा, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल था, चाहे रिव्यू आर्टिकल था। आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने ये इस जर्नल को भेज दिया। ठीक है, इस जर्नल को आपने क्या किया, सबमिट कर दिया। अब इस जर्नल के अंदर एक शख्स बैठा है जिसको हम कहते हैं एडिटर। एडिटर क्या करेगा, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट देखेगा, अगर उसको लग रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट अच्छी है, तो वो उसको रिव्यू होने के लिए कुछ प्रोफेसर्स को या रिव्यूअर्स को भेज देगा, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट लोग होंगे, एटलीस्ट आपसे थोड़े से ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो उनको भेज देगा। और जो बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं उनमें वो प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, हो सकता है आपके प्रोफेसर की कुछ जर्नल्स के जो है वो रिव्यूअर्स होंगे। ठीक है, या एडिटर्स इवन होंगे। ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड का पार्ट होंगे। तो खैर, वो उनको रिव्यू होने के लिए चला जाता है, वो उसको रिव्यू करते हैं रिव्यूअर्स। फॉर एग्जाम्पल 5 रिव्यूअर्स थे, उनमें से 3 ने कहा जी हमें ये रिव्यू एक्सेप्ट है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। 2 ने कहा, एक ने कहा नहीं जी मेरी तरफ से रिजेक्शन है कि नहीं करना चाहिए। 4th ने कहा कि मेरी तरफ से जो है ना वो 50-50 है, कर भी लो या इसको रिजेक्ट कर दो, आपके ऊपर है। तो फिर एडिटर का डिसीजन है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। हो सकता है एडिटर कहे आपके ऑथर को कि यार इस बंदे ने जो आपकी गलतियां निकाली है उसको ठीक करके दो।
तो जब आप उसकी मिस्टेक्स ठीक कर लोगे, वो दोबारा इन रिव्यूअर्स को भेजेगा, तो ये रिव्यूअर्स फिर भी ओके कर सकते हैं बाद में भी सेकंड टाइम, और फिर आपका आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश हो जाएगा। वो मैं स्टोरी सुनाता हूँ, पब्लिश क्यों होता है, कैसे होता है, क्या फायदे हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, सारा कुछ। तो ये पब्लिश हो गया, हो सकता है ये सारे के सारे रिजेक्ट कर दें आपका आर्टिकल, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर तो सारे के सारे आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो दोबारा आप कोई नया जर्नल ढूंढते हो, किसी नए पब्लिशर का या इसी पब्लिशर का कोई और जर्नल ढूंढते हो और उसको सेंड करते हो, ताकि वो आपका फिर वो इस पूरे प्रोसेस से दोबारा गुजरता है। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पर चल रहा होता है। एक बड़ी कंपनी है, उसके डिफरेंट छोटी कंपनीज हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हर कंपनी के अंदर क्या हो रहा होता है। जब ये पब्लिशिंग वाला काम होता है, तो आपको इस पब्लिशिंग वाले काम का फायदा क्या है, और ये अंदर ही अंदर चल क्या रहा होता है कि हमने क्यों पब्लिश करवाना। अब ये समझ ले कि वो फुल कंपनी, एक हमने जर्नल का ऑफिस यहाँ पर निकाल के रख दिया, ठीक है। हर जर्नल के अंदर क्या होता है, हर साल जो है ना वो अपनी एक बुक शाया करता है, वो ऑनलाइन फॉर्म में हो, ठीक है, यानी ऑनलाइन पढ़ी हो, या फिर वो आपकी प्रिंटेड फॉर्म में हो। तो वो हर जर्नल का अपना एक मर्जी है उनकी, कुछ लोग प्रिंटेड फॉर्म में और ऑनलाइन दोनों करते हैं, कुछ सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, लेकिन ऑनलाइन लाजमी आता है। तो समझ लो ये जो पहला साल था, पहले साल की बुक ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर की जो बुक है वो ये पड़ी हुई है। जब जर्नल स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये 1980s में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 19 मैं ये माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना शायद अच्छा ना हो। फॉर एग्जांपल 1983 के अंदर जो है ना ये जर्नल स्टार्ट हुआ था, तो ये इसका पहला साल था। तो ये उसका पहले साल में जितने लोगों ने आपकी तरह उसके पास आर्टिकल भेजे थे, जो जो एक्सेप्ट हो गए थे और उसने ऑनलाइन पब्लिश कर दिए थे, वो सारे आर्टिकल यहाँ पड़े। 1984 वाले जो है वो यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, ये नंबर 2 पे। अब इतने साल गुजर के हम 1983 से अब गिनते जाए, आज क्या आ गया 2022, ठीक है, आज आ गया 2022। तो 18 साल पिछले थे, ठीक है, और 22 साल ये हो गए, तो आपके 40 इयर्स बनते हैं। तो आज इसका कौन सा साल है, आज इसको 40वां साल चल रहा है, ठीक है। और इसका जो आज 2022 में आर्टिकल एक्सेप्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर आई जा रहे हैं, अभी इतने एक्सेप्ट हो गए और ये थोड़े से भी रह गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर ये जो ईयर्स वाइज डिवीजन हो रही है, इस ईयर वाइज डिवीजन को हम कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं हम इस ईयर को, क्या कहते हैं, ये जो नंबर आ रहा है ना ईयर का, 1983 वाला नहीं, इसका पहला साल कौन सा था, 20वां साल कौन सा था, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना कि ये 2022 में जो 40 का हिस्सा लगा हुआ है, इस 40 का मतलब क्या है कि इसका 40 वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम 40। वॉल्यूम 13 का क्या मतलब है, जो 13वां साल था उसके स्टार्ट होने के बाद। वॉल्यूम 40 का क्या मतलब है, जो 40वां साल है इसके स्टार्ट होने के बाद। तो जब भी आप किसी आर्टिकल को साइट करते हो ना अपने थीसिस में, आर्टिकल में, या जब भी किसी को ढूंढते हो, तो उसमें आमतौर पे क्वेश्चन होता है कि इस जर्नल का वॉल्यूम कौन सा है, चेक करो। तो वॉल्यूम कहते हैं कि उस जर्नल का असल में साल कौन सा है, वो कितनी उम्र का जर्नल है, उसकी उम्र कितनी हो गई है, ठीक है। एक तरह से जैसे आपकी अगर एज 23 है, तो आपका समझ लो 23rd वॉल्यूम। तो इस तरह हर जो है वो एक जो पहला साल है उसका फर्स्ट वॉल्यूम में, जब वो दूसरे साल पब्लिश हुआ सेकंड वॉल्यूम था, इस तरह। तो हर साल को एक वॉल्यूम कहा जाता है, ये एक टर्म इसके अंदर बड़ी हुई है। दूसरी टर्म एक और इसके अंदर यूज होती है, मैं आपको ये अभी प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ, ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, आप प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा एंड पे जाके, ये सारी चीजें हैं कहाँ पे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा होपफुली, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म होती है, इसको कहते हैं इशू, ठीक है। इशू क्या होता है, एक तो इशू होता है कि हम खड्डा बना ले, लड़ाई कर ले किसी के साथ, एक है साइंटिफिक लैंग्वेज में इशू का मतलब। अब देखो ये एक साल में इकट्ठे ये सारे पेपर्स नहीं वो डालते, एक ही दाम उन्होंने, अब वो प्रोसेस क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब जर्नल क्या करता है, वो डिफरेंट बैचेस के अंदर वो डालता है। फॉर एग्जांपल उसने जनवरी के अंदर कुछ आर्टिकल्स डाल दिए, फिर उसने मार्च के अंदर कुछ आर्टिकल डाल दिए, फिर उसने मई के अंदर कुछ आर्टिकल डाल दिए, हर 2 माह के बाद डाल रहे हैं। फिर उसने जुलाई के अंदर कुछ आर्टिकल डाल दिए, फिर उसने सितंबर के अंदर कुछ आर्टिकल डाल दिए, और फिर उसने नवंबर के अंदर कुछ आर्टिकल डाल दिए। कुछ जर्नल इस तरह करते हैं बाई मंथली, यानी हर दूसरे माह अपना एक बैच रिलीज करते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो पिछले महीनों में एक्सेप्ट हो चुके होते हैं। कुछ जर्नल साल में एक दफा ही पब्लिश करते हैं, ठीक है। कुछ जर्नल साल में 12 दफा पब्लिश करते हैं हर महीने, कुछ 24 दफा भी इवन करते हैं, एक एक माह में 2-2 दफा। तो ये हर जर्नल की अपनी मर्जी है,
इसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं है, वो हर जर्नल का खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या वो किस तरह से पब्लिश करना चाहता है, ठीक है, वो उनकी अपनी टोटली उनकी मर्जी पे है। जैसे आप घर में कितनी दफा खाना बनाते हो आपकी मर्जी पे, ठीक है, उनकी मर्जी पे है कि वो कितनी दफा जो है ना वो आर्टिकल रिलीज करते हैं नेट के ऊपर, ठीक है, या अपनी प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। तो ये जो होता है ना कि एक साल में कितनी दफा रिलीज हो रहा है, ये कहलाता है इशू। जैसे अगर ये 1983 में इस जर्नल ने 6 दफा रिलीज किए हैं, तो इसका मतलब है ये इशू 1 है, ये इशू 2 है, ये इशू 3 है, ये इशू 4 है, ये इशू 5 है और ये इशू 6 है। और इन इश्यूज के अंदर होता क्या है, आपके भेजे हुए या आप जैसे लोगों के भेजे हुए रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल्स, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 12 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन हर इशू जो होता है वो क्या होता है कि एक साल में कितनी दफा वो पब्लिश हो रहा है, यानी कितनी दफा उसने वो रिलीज हुआ है बैच, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अखबार आता है, अखबार आपके 30 दिन आता है घर के अंदर, तो अखबार का जो इशू है वो क्या है, हर रोज आता है, तो साल में कितने इशूज होंगे, 365। लेकिन जो आपका मैगजीन है, संडे मैगजीन, थर्सडे मैगजीन, वो आपका वीक में एक दफा आता है, तो उसके इश्यूज कितने होंगे, 52 वीक्स होते हैं आपके पर ईयर, तो 52 इश्यूज है आपके। तो और अगर लेकिन अगर अखबार है तो उसके इशू कितने, 365। जल्दी से बता दो ये बात क्या समझ आई है, कि कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, तो इस वजह से मैं जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रही है, ऊपर से तो नहीं गुजर रही, ठीक है, बता दो जल्दी से, ओके ओके, चलो अच्छी बात है, समझ आ रही। देखो अगर नहीं समझ आ रही तो भी बता देना, कई दफा टीचर भी निकम्मा होता है, ठीक है, चलो गुड गुड, चलो ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट स्टेप पे, जो जरा इससे भी ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल और लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आप सब एक लफ्ज सुनते आ रहे होंगे बड़े अरसे से। वो लफ्ज क्या है कि हमारा इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ये साइटेशंस कितनी है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक आप वर्ड सुनते आते हो हमेशा। ये मेरे पास बल्कि स्लाइड पड़ी है, मैं आपको जरा स्लाइड से बता देता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारा है ना, ये एक फुल फ्लैज कोर्स है, और डिटेल के अंदर अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इसमें इनरोल कभी भी कर सकते हो। जैसे कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं उन्होंने लिया हुआ है बैच 14 के अंदर, इसके मैं अभी तक 14 बैचेस करवा चुका हूँ। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो ये कोर्स डिटेल में लेने के लिए, तो वो ले भी सकता है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी फर्स्ट डे कोर्स का, वो 7 दिन का कोर्स होता है, उसमें डिटेल में ना हम काफी चीजें पढ़ते हैं। ये आपका पूरा आर्टिकल लिखना, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है डिटेल में, लिटरेचर रिव्यू डिटेल में, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, मतलब आप हर चीज डिटेल में पढ़ते हो। एंड नोट्स, साइटेशन देना, डाटा सर्चिंग टेक्निक जो मैम अगर आपको कल पढ़ाएंगी वो भी उसका ही पार्ट है, उसकी काफी डिटेलिंग होती है। आपने जर्नल्स कैसे फाइंड करने हैं, आर्टिकल पब्लिशिंग का क्या तरीका होता है, राइटिंग का क्या तरीका, और उसमें हमारे 2 गेस्ट स्पीकर्स होते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर गुलेफरा और डॉक्टर जवाद, वो भी हमारे साथ होते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं अपनी सारी नॉलेज अबाउट आर्टिकल राइटिंग, है सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। अगर आप में कोई भी इंटरेस्टेड हो कोर्स लेने के लिए, तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हमारा आज भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हमारा 15th बैच आज स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, उसका पहला लेक्चर यही होगा जो आप लोग ले रहे हो। तो अगर आप लोगों में से आप लोग इंटरेस्टेड हो वो बैच ज्वाइन करने के लिए जो अभी हो रहा है, तो वो आज से स्टार्ट है, 7 दिन तक चलेगा। तो आप मेरा नंबर लेके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एडमिन्स वगैरह से, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे इकरा वगैरह है, जो भी एडमिन्स है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको फिर उसमें स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ये कि अच्छा, अब हम चलते हैं ये इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन और राइटर नंबर पे। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर हर जर्नल की एक रेटिंग है। अब रेटिंग क्या होती है, ठीक है, जैसे कोई न्यूज चैनल है या कोई ड्रामा है, अब आपने सुना था मेरे पास तुम हो की रेटिंग बहुत हाई गई है, और अलीफ भी उसी दौरान चल रहा था, अलीफ की रेटिंग उतनी नहीं गई। तो व्हाट वाज द डिफरेंस? एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर की बेस पे चेक किया जाता है, और वो नंबर किस बेस पे दिया जाता है कि कितनी ऑडियंस देख रही है। तो उस नंबर की बेस पे चेक किया जाता है बेसिकली कि ये इसको ज्यादा लोग देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा ड्रामा है, इसको कम लोग देख रहे हैं कम अच्छा ड्रामा है। डजंट मैटर ऑन क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी की बेस पे देखा जाता है। लेकिन क्वांटिटी भी तब भी होती है जब ड्रामा वाकई अच्छा, और फ्लॉप कब होता है? जब उसको कोई नहीं देखता जाकर, तो उसकी रेटिंग डाउन चली जाती है। इसी तरह से हर जर्नल की एक रेटिंग होती है। अब वो रेटिंग क्या होती है, उसको कहते हैं हम इम्पैक्ट फैक्टर। अब वो कैलकुलेट कैसे होता है? वो होता है कैलकुलेट साइटेशंस के थ्रू। सो हमें इम्पैक्ट फैक्टर को समझने के लिए पहले हमें साइटेशन को समझना होगा। अब साइटेशन क्या है?
फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के यहाँ से नाम उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमना बैठी है और इकरा सादिक बैठी है, ठीक है। हमना ने एक आर्टिकल लिखा, हमना ने वो आर्टिकल लिखकर किसी भी इंटरनेशनल लेवल के जर्नल में पब्लिश करवा दिया, ठीक है, इवन पाकिस्तान के किसी जर्नल में पब्लिश करवा दिया। हमना का आर्टिकल ऑनलाइन चला गया, हमना का आर्टिकल पब्लिश हो गया। अब इकरा एक आर्टिकल लिख रही है। जब इकरा आर्टिकल लिख रही थी तो उन्होंने हमना के आर्टिकल में से कुछ डाटा लिया। जब भी आप किसी दूसरे के आर्टिकल से डाटा लेते हो तो उसको साइट करते हो, उसका रेफरेंस देते हो कि मैंने इसके आर्टिकल से ये डाटा लिया है, ठीक है। तो जब हम उसको साइट करते हैं और उसका रेफरेंस दे दिया, और जब इकरा का आर्टिकल भी ऑनलाइन पब्लिश होगा, जिस दिन इकरा का आर्टिकल ऑनलाइन चला जाएगा, तो जिन जिन लोगों को साइट किया होगा इकरा ने, उन लोगों को एक ईमेल जाएगी कि आपको पाकिस्तान के अंदर बैठी एक लड़की या कराची में इकरा जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में पढ़ रही है, वहां पर उसने आपको साइट कर दिया है। और आपकी साइटेशन कितनी हो गई है? 1। आपकी अब मैं आपको प्रोफेसर की, यहाँ पर एक प्रोफेसर की मेरे एग्जांपल भी देकर समझाऊंगा। आपकी 1 साइटेशन हो गई है, मतलब आपको एक बंदे ने दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठा हो, उसने आपका डाटा साइट किया है, ठीक है। आपके आर्टिकल से डाटा लेके साइट किया, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, तो आपकी 1 साइटेशन हो गई है, ठीक है। फिर 2 लोग साइट करेंगे, 2 हो जाएगी, 3 साइट करेंगे, 3 हो जाएगी, 700 लोग जब आपके साइट कर देंगे, 700 हो जाएंगी। तो साइटेशन बढ़ती जाती है डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग आपका डाटा लेके आपको साइट कर रहे हैं। सिंपल सी बात, ये साइटेशन कहलाती है। एक जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बिरयानी की रेडी लगाई है और कोई उसकी पब्लिसिटी करता है जाके, तो यार वो चाचा जी की बिरयानी खाना बड़ी फेमस, वो यार चाचा जी की बिरयानी खाना बड़ी फेमस है, तो जितने लोग उसके रेफरेंस से आ रहे हैं ना, उसका रेफरेंस कहलाते हैं। इसी तरह इकरा अगर आर्टिकल लिख रही है और उसने जितने लोगों के भी अंदर डाटा साइट किया है, उन सबको एक ईमेल चली जाएगी और उनकी प्रोफाइल पर इंक्रीज हो जाएगा, किसी एक साइटेशन इंक्रीज हो गई है। वो कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको भी दिखा दूंगा। फिर इम्पैक्ट फैक्टर। अब इम्पैक्ट फैक्टर किससे बनता है? साइटेशन से ही बनता है कि पिछले 2 साल के अंदर, अच्छा साइटेशन तो होती है इंडिविजुअल की। अब मैं आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, उसमें जरा ना आपको जरा समझ आएगा। एक सेकंड। फर्ज करो एक जर्नल था, फर्ज करो एक जर्नल था, उसके अंदर 50 लोगों के एक साल में, यानी 2022 में 50 आर्टिकल्स पब्लिश हुए। 50 आर्टिकल जो है वो 2022 के अंदर, या चलो हम 2022 तो भी चल रहा है, 2021 के अंदर 50 लोगों के आर्टिकल्स पब्लिश हुए, ठीक है। और 2020 के अंदर 100 लोगों के आर्टिकल्स पब्लिश हुए, ठीक है। 100 लोगों के आर्टिकल्स 2020 में पब्लिश हुए और 50 लोगों के आर्टिकल 2021 में पब्लिश हुए। अब ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इनकी कोई साइटेशन भी आनी चाहिए, देखिए 2020, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इनकी कोई साइटेशन भी आई होगी अब तक। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं जो 50 आर्टिकल्स पब्लिश हुए, इनको डिफरेंट लोगों ने अपने आर्टिकल्स में आगे साइट किया और इनकी टोटल साइटेशन बनती है 500, यानी 500 लोगों ने साइट किया इन 50 आर्टिकल्स को। हो सकता है जब आप ब्रेक डाउन करो तो 50 में से 45 आर्टिकल्स को तो किसी ने भी साइट ना किया हो, और सिर्फ 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको 500 लोगों ने साइट कर दिया हो, तो इट डजंट मैटर। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हुए ये मैटर नहीं करता। और इम्पैक्ट फैक्टर किसका होता है? जर्नल का होता है, ये बात हमेशा याद रखें। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का होता है और हर साल वो बदलता है, हर साल वो चेंज होता है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ इम्पैक्ट फैक्टर वाली। तो हर साल वो चेंज हो जाता है इम्पैक्ट फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर हम 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर निकाल रहे हैं, जो 31 जून को लिस्ट रिलीज हो जाएगी इम्पैक्ट फैक्टर की, अगर हम 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उससे पीछे वाले जो 2 साल है, उन 2 सालों के अंदर कितनी साइटेशंस आ चुकी हैं अब तक, जो उन 2 सालों के आर्टिकल्स थे उनकी साइटेशंस कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी 1000 साइटेशंस आ गई हैं और उसकी 500 आ गई है, तो इन 2 सालों की साइटेशंस कितनी हो गई अब? 1500 कैलकुलेट करके टोटल। तो पिछले 2 सालों की साइटेशंस कितनी है डिवाइडेड बाय 2 सालों के आर्टिकल्स कितने थे। अब मैंने ये बिल्कुल एक नॉर्मल नंबर लिया ताकि हम इसको डिवाइड इजीली कर सकें। तो टोटल 150 आर्टिकल्स थे पिछले 2 साल में,
और उन 150 आर्टिकल्स की जो साइटेशन आई है वो 1500 आई है। तो अगर हम इनको आपस में क्रॉस करें तो इसका आंसर बनता है 10। यानी इस जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 10 निकल कर आता है 2022 के अंदर। हो सकता है आने वाले 2 सालों के बाद इसका इम्पैक्ट फैक्टर डाउन चला जाए कि आई 50 साइटेशन है, ले अगर इसकी 50 साइटेशन आई होती और इसकी 100 साइटेशन आई होती ना के 1000 और 500 की जगह, तो ये 150 बाय 150 कितना होता 1, तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना होता 1। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि पिछले 2 सालों के अंदर टोटल पेपर्स कितने पब्लिश हुए और उनमें साइटेशंस कितनी है, तो उनकी रेशियो निकाल के जो एक आपका जो नंबर निकलता है वो इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है। और आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने इम्पैक्ट फैक्टर भी कैलकुलेट नहीं करना होता, आपने साइटेशंस भी कैलकुलेट नहीं करनी होती। मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इनमें से कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना होता, ये सब कुछ गूगल जो है ना उसने अपने सर लिया हुआ है। कुछ गूगल है और कुछ वेबसाइट्स है, जैसे आपकी वेब ऑफ साइंस है वो क्लैरिवेट है, जो आपकी एक वेबसाइट है क्लैरिवेट, वो हर साल एक लिस्ट शाया करती है, बल्कि मैं आपको पहले वो लिस्ट दिखा देता हूँ। उस लिस्ट के अंदर ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना वो कैलकुलेट करके उन्होंने खुद ही बताया हुआ होता है। ये एक लिस्ट है, ये देखिए ये लिस्ट कल आई हुई है, ये जर्नल्स के नेम लिखे हुए हैं, ये उनका इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये इम्पैक्ट फैक्टर है, ये 2020 की लिस्ट है, 91, 84, ये बिल्कुल जीरो, जितना आप नीचे चले जाए इम्पैक्ट फैक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट जर्नल्स हैं और हर जर्नल का यहाँ पर इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर किस चीज में मैटर कर रहा होता है कि कितनी साइटेशन आई, और जब भी हम पब्लिश करवाने जाते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करवाएं, लेकिन फिर हमारा डाटा भी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश क्यों करवाते हैं, उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन एक लॉजिक है सिंपल कि देखो आपका, अगर आपको कहा जाए आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं जी, आपने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया, आपने ऐसा माइक्रोब कैरेक्टराइज कर दिया जो बहुत सारी बीमारियां ठीक कर देगा, तो आपका इंटरव्यू होना है। आपने इंटरव्यू कहां पर देना है, क्या आप जियो न्यूज या एयरवाई न्यूज पे इंटरव्यू देना चाहोगे, या आप नियो टीवी पे या कोई लोकल चैनल है, ठीक है, लाहौर टीवी, कराची टीवी, उस पे देना चाहोगे? तो आप सबका एक ऑब्वियस आंसर ये होगा कि हम जियो या एयरवाई पे इंटरव्यू देंगे। क्यों? उसको देखने वाले लोग ज्यादा है, उसकी रेटिंग ज्यादा है। सिमिलर केस, जब किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तब ही उसकी साइटेशंस भी ज्यादा आ रही हैं। तो वी ऑलवेज ट्राई टू पिक हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, लेकिन जब आप एमएस पीएचडी लेवल पे हो अपना, या पीएच लेवल पे हो, आपका 4 से 6 इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत होता है। ये जो आप 90, 100, 500 के देख रहे हो, ये मोस्टली या तो डॉक्टर्स के लिए या प्रोफेसर है इसको टारगेट करते हैं, और वो बहुत हाई लेवल की स्टडी होती है तब वो टारगेट होता है। यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ गई आपको? जल्दी से यस और नो कर दें, यहाँ तक समझ आ गई है? मैं क्वेश्चन आप सबके एंड पे लूंगा, आप सब अपने एंड पे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इम्पैक्ट फैक्टर की सारी स्टोरी। इस तरह से आपके पास एक लिस्ट आ जाती है और उस लिस्ट में ये सारा कुछ मेंशन होता है। अच्छा, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मेरी सुपरवाइजर है, मैं उनकी यहाँ पर आपको खोल के प्रोफाइल दिखा देता हूँ।